तो सबसे पहला सवाल मेरा है एच के सर। सर प्लीज हैव मुझे 2 मिनट लगे थे, तब तक आपको ये बता रहे हैं सर कि आपको घर के बारे में सबसे पहले कब पता चला? यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों और देवियों का मैं अपनी टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग इस मौके पर आए और हमारे इस एनर्जेटिक बंदे का, जो किसी आंधी और तूफान के सामने रुकने वाला नहीं है, अपनी राह अपने आप निकालता है, उसका उत्साह बढ़ाने के लिए आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खत का मैं एक्चुअली सही बात बताऊं तो इसका डायरेक्शन टोटली नितिन ने ही किया है, क्रेडिट मुझे दे रहा है वो एक अलग बात है, क्योंकि मैं बेंगलोर में था और बेंगलोर से ही हमारा डिस्कशन चलता रहता था। लास्ट सीन जरूर आकर के मैंने डायरेक्ट किया है, बाकी टोटली उस बंदे ने अपने आप किया है, उसकी अपनी इमेजिनेशन है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो है ना, इसके साथ में जो 2 लोग हैं, रितिका और मनीष, इनको मैं हार्दिक धन्यवाद अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ। इनकी मेहनत को, इनके डिवोशन को, इनके डेडिकेशन को। एक लड़की होकर के भी पहाड़ों पे चढ़ना, एक बार नहीं 2-3 बार। मनीष को बोला, मनीष सीन थोड़ा गड़बड़ है, कोई बात नहीं भैया चलो। ये मतलब एक बार आदमी जब चला जाता है ना, मैंने जनरली देखा है कि फिर दूसरी बार जाने में उसको बड़ा कंटाल आता है। लेकिन ये बंदे दोनों की मैं बहुत तारीफ करूंगा कि इन्होंने कभी भी डिनाई नहीं किया, हमेशा आगे से आगे तैयार रहे। और ये लोगों ने जाकर के सीन को रीशूट किया, कितने ही रीटेक हों, कभी इन्होंने उठ नहीं किया। दूसरा, इतनी गर्मी में उस टाइम पे 47-48 जो ये जयपुर का टेम्परेचर चल रहा था, उस टाइम पे पहाड़ों में और किले में चढ़ना बहुत तारीफ की बात है। इसके लिए मैं इन तीनों को, इनके लिए मैं बोलता हूँ कि बहुत बहुत ज़्यादा सम्मानपूर्वक तालियां इनको मिलनी चाहिए, जिसके ये हकदार है। तो फरवरी शायद दिसंबर जनवरी की बात है, इन्होंने ऐसी बात चलाई कि सर मैं एक फिल्म शूट करना चाहता हूँ, वो गीत शूट करना चाहता हूँ। मैंने कहा भैया मैं तो बेंगलोर में नहीं आ पाऊँगा। बोला कोई नहीं, आप मेरे को थोड़ा सा ऐसे ही डायरेक्शन देते रहना, मैं करता जाऊँगा। पर मुझे इस बात की खुशी है कि मैं शायद जो बोलता था उससे 10 गुना ज़्यादा अच्छा इन लोगों ने किया है। जो फुटेज देखे हैं मैंने, जो सीन्स देखे हैं, बहुत ही अच्छा किया। और मैं आगे से ये बोल रहा हूँ कि नितिन, अब तुम्हें HK सर की डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, अब तुम खुद एक डायरेक्टर हो और जल्दी तुम्हारा रजिस्ट्रेशन मैं बॉम्बे में करवाता हूँ और अपनी जर्नी आगे बढ़ाऊँ। अब सवाल है कि ये खत क्यों बनाना चाहते थे और मैंने भी क्यों बोला कि हाँ तुम इसे बनाओ। तो इसके पीछे कहानी ये है, हम सभी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है और ख़ास तौर से आज की जो जनरेशन है, बड़ी दया आती है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। एक्चुअली होता क्या है कि आजकल के जो बच्चे हैं, चांद तारे तोड़ने की, जीने मरने की एक कहावत है कि कभी भी खुशी में कमिटमेंट और गुस्से में फैसला नहीं करना चाहिए, लेकिन आज वही हो रहा है। और उसी का ये परिणाम है कि आए दिन आप कहीं सुसाइड, कहीं मर्डर, ये जाने क्या क्या हो रहा है। तो जो कमिटमेंट की वर्ड ऐसा है कि आदमी को बहुत सोच समझ के करना चाहिए, आगा पीछा सोच के कि आज ऐसा है, कल क्या हो सकता है। आज चलो सामने वाले का पैकेज अच्छा है, 50 लाख का पैकेज है, कल को हो सकता है कि कुछ ऐसा रिसेशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, हो सकता है कि उस टाइम पे आपको उतना ना मिले और आपको बहुत पुअर कंडीशन में जो है सामना करना पड़े। वो चीज़ अगर आप फेस कर सकते हो तो आप कमिट करो सामने वाले के साथ। अगर आप खाली ये करो कि हाँ आज 50 लाख की जो है सैलरी है और गाड़ी है, ये वो है, इसके लिए थोड़े टाइम के लिए, तो ये कमिटमेंट नहीं है। हम लोगों की पीढ़ी में ये कमिटमेंट हुआ करते थे। हमने तो जो है अपनी वाइफ के चेहरे भी नहीं देखे थे, शादियाँ हो गई थी। और आज तक की जो जनरेशन है ऐसे कमिटमेंट करती है कि बस पूछे मत, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बस अब तो तुम्हारे साथ ही जीना है, तुम्हारे साथ ही मरना है। और मालूम पड़ता है कि दूसरे दिन बिना कुछ कहे सुने ब्लॉक भाग जाते हैं, बिना कुछ कहे सुने ब्लॉक, ना सॉरी, ना कारण बताया कि क्यों किया, क्यों नहीं किया, भगवान जाने क्यों कर दिया। तो उनकी फितरत ऐसी होती है। लेकिन कोई सच्चा सीधा इंसान जो वाकई दिल में, जिसने दिल में बिठा करके आपको प्रेम किया है, प्यार किया है,
उसके ऊपर क्या बीतेगी वो नहीं सोचता कि आपने तो ब्लॉक कर दिया, लेकिन उसके ऊपर क्या बीतेगा, वो एकदम जिंदा लाश बन जाता है। समझ में नहीं आता क्या करे। ये कहता है कि मौत आ जाए, लेकिन हिम्मत वाला होता है तो जीता है। और इस आज की दुनिया में सब कैसे ही हो गए हैं, तो हम और आप देख रहे हैं तो हमको तो समझौता करना पड़ता है बच्चों के साथ में। तो इस बेदर्द और बेदिल दुनिया के अंदर उस दर्द को महसूस कराने के लिए हम ये खत लेके आ रहे हैं। अगर एक दो कपल्स ने या लोगों ने, बच्चों ने, आज के बच्चों ने अगर इस कहानी को आत्मसात कर लिया, म्यूजिक भी है, देखिए स्टोरी बनाते हैं आप 5, 10, 15 मिनट की, 2, 3, 1-2 मिनट देखता है आदमी, उसके बाद में मजा नहीं आता। एक गाना एक ऐसा है कि इंस्ट्रूमेंट्स है, आवाज है, साथ में सीन है, तो आदमी देख लेता है। और उसको जब देखेगा तो इस गाने का प्रभाव मेरा मानना है कि अवश्य उनके ऊपर पड़ेगा, और निश्चित रूप से ये गाना कई लोगों में बदलाव लेके भी आएगा। हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि लोग कमिटमेंट करें तो सोच समझ के करें, या to फिर नहीं करें। किसी की जिंदगी को नर्क बनाने के लिए कमिटमेंट नहीं किया जाए। थैंक यू। फाइनली कमिटमेंट के ऊपर हमें सीनियर डायरेक्टर सर से वर्ड्स मिल चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि जनरेशन को यही सीख मिले जिसके साथ हम लोगों ने मेहनत की है। सर मेरा अगला सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है वाकई में खत हमारे समाज में क्या बदलाव लेके आ सकता है? मैं बता चुका हूँ कि खत बदलाव यही लेके आएगा कि लोग सोचेंगे और समझेंगे कि जो जिस तरह से खत की कहानी जब पर्दे पे आएगी या यूट्यूब पे जाएगी, तो देखेंगे कि वाकई आप इतनी बेरुखी से सडनली किसी को डिनाई कर देते हैं, छोड़ देते हैं, रिश्ता खत्म कर देते हैं, उसके ऊपर क्या बीतती है, थोड़ा सा उस चीज़ को अनुभव करो, क्योंकि उन्होंने अनुभव नहीं किया होता है। तो हो सकता है इस गाने के माध्यम से वो इस चीज़ को अनुभव करें, और ये जब अनुभव करेंगे तो थोड़ी सी उनके अंदर शायद सिंपैथी या एम्पैथी जागे, और वो ऐसा भविष्य में न खुद करने के लिए या दूसरों को भी समझाएं कि भाई ऐसा नहीं करना है, ये गलत बात है, किसी की लाइफ को, किसी के दिल को मत तोड़ो, आप भी इंसान, वो भी इंसान। मेरा सवाल आपसे बाबा एक है, लेकिन वो बहुत बड़ा है। सवाल है, बतौर प्रोड्यूसर ऑफ खत, आपको क्या लगता है कि विवाह में सिर्फ माता पिता की ही मर्जी होनी चाहिए, या उनके लिए उस बच्चे के दिल के भावों को समझना, उसकी सोच को सम्मान करना भी जरूरी है, जिसकी शादी कहीं और तय कर दी गई है लेकिन उसका मन वहां करने की गवाही नहीं दे रहा है? क्या सामाजिक दबाव की वजह से किसी बंधन में बंधना चाहिए, या जिससे विचारों का और हृदय का मिलन हो उससे ही विवाह करना चाहिए? आगंतुक जनों को मैं नमन करता हूँ जो इस पार्टी में सहयोग कर रहे हैं, विचारों का विमर्श कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और इस खत को आगे की ओर ले जा रहे हैं। यहाँ मेरे बच्चे ने मुझसे एक प्रश्न किया, मैं बड़े खुले विचारों का, मेरे पास किसी का कोई बंधन नहीं, मैंने इन खुले विचारों से ही अपने बच्चों को आगे का परिदृश्य दिखाया है, आगे के रास्ते दिखाए हैं। मैंने कभी किसी भी बच्चे पे ये दबाव नहीं डाला कि तुमको ये करना है या तुमको ये करना है। मैंने देखी मेरे बच्चे में ये रुचि, इस लाइन में ज़्यादा अच्छा करता है, तो मैंने उसी लाइन में। और तो मैं नितिन के बारे में बात करूँ, इज़ अ वेरी गुड टीचर, खुद भी वो MSc बायोटेक है। माइक थोड़ा सा माइक ऊपर, तो ये पहले क्यों नहीं? वो खुद भी MSc बायोटेक है, केमिस्ट्री का बहुत अच्छा टीचर है। कई इंस्टीट्यूट्स में वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रह चुका है और उसने लीड किया। तो जब वो बच्चे इतने ग्रोन अप होते, इतने समझदार होते, तो माँ बाप का कहाँ रोल रह जाता? अच्छाई बुराई, आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये
उनकी जो सोच है वो खुद की ही इतनी परिपक्व सोच है जिसमें माँ बाप का कहीं कोई रोल है नहीं। हम जिस जमाने की बात करें जब माँ बाप रिश्ता तय करते हैं और बच्चे मान लेते हैं और वो सारा जीवन चलते हैं, तब एजुकेशन की कमी। हमारा समाज इतना पढ़ा लिखा नहीं था, एजुकेटेड नहीं था, चीज़ों की जानकारी नहीं थी, तो माँ बाप ने जो देखा उनको जो ठीक उन्होंने वो काम कर दिया, बच्चों ने एक्सेप्ट कर। लेकिन अब वो माँ बाप खुद अवेयर हैं, खुद इतने जागरूक हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कितना पैसा खर्च कर, कितनी जागरूकता उनमें पैदा कर, और जब इतनी जागरूकता हो जाए बच्चे इतने लिटरेट हो, उस समय हम उन पे पाबंदियां लगाएं, तो मैं नहीं समझता कि माँ बाप का, यदि माँ बाप ऐसा कर रहे हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा कहना ये है कि बच्चे जहाँ भी अपने को सेफ समझें, जहाँ भी वो जिस साथी के साथ सेफ समझें, उनका जीवन आराम से उनके साथ निकल जाए। मेन चीज़ है सेफ्टी। आजकल हम बच्चों की शादियाँ कर देते हैं और दूसरे दिन टूट जाती है, तो ऐसे संबंध करने से क्या भाई, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को मिलो जिलो, कुछ भी करो और बाद में सेटल। माँ बाप को नहीं बोलना है, आपको ही बोलना है, बच्चों को ही बोलना है कि भाई हम यहाँ पे, हम यहाँ शादी करेंगे या यहाँ ये यानी चीज हमारे लिए ठीक है। तो हम तो क्या है, सिर्फ ऑर्गेनाइजर, वी हैव टू ऑर्गेनाइज। आपने हमको बता दिया भाई हमें ये पढ़ाई है या हमको ये साथ निभाना है, तो वी आर ऑर्गेनाइज। शुगर विलास पहले से ही ले जाएंगे वहाँ, शादियाँ कर देंगे। अब हमारे पास रह गया, हमारे पास साड़ी की, और हमें तो बोलना भी नहीं, वो खुद ही अपने आप मैनेज करें, क्योंकि वो खुद ही पेरेंट है, उनको भी आगे देना है। तो मेरा मानना है, और मैं तो सबको ये एडवाइस नहीं करता कि बच्चे इतने परिपक्व हो गए, इतने समझदार हो गए कि आपसे ज़्यादा समझ, क्योंकि आपने तो अपना जो समय वो पीछे छोड़ दिया, उसमें बहुत लंबा गया। आज जो आगे चल रहा है दैट इज वेरी एडवांस, बहुत एडवांस है। आप उसको थोड़ा बहुत उसमें भी फेस करते हैं, कुछ हो फ्री हैंड हमने तुमको नहीं दिया, फ्री हैंड पूरी जिंदगी ये फ्री बनते हैंड। गाने नहीं बनता, किक पड़ती मेरे अंदर। बच गया मैं। फ्री हैंड तो छोड़ना पड़ेगा, कहाँ कहाँ जाओगे, बच्चे स्कूल जाएंगे, थैंक यू। आप क्या पीछे पीछे जाओगे, वो पीने लाए। बच्चे बाजार जाएंगे, आप तो पीछे पीछे जाओगे, फ्री हैंड तो जानी पड़ेगी। आपको तो ये देखना है कि ये स्कूल से आके अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसमें डिवोशन है कि नहीं। जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे हम अलग अलग तरह की सीरीज देखते हैं, तो उन सब ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। और मैं शुरू से चाहती थी कुछ, क्योंकि मेरा एक आर्टिस्टिक बैकग्राउंड रहा है और मैं हमेशा क्रिएटिव रही हूँ इन सब चीज़ों के लिए। सो मैं हमेशा चाहती थी कि ऐसा कुछ करूँ, क्योंकि एक मेरा पैशन भी है कि ऐसा कुछ करूँ जो आर्ट की तरफ मुझे लेके जाए। सो मैंने अपनी क्वालिफिकेशन में इंजीनियरिंग करी है फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद मैंने और मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और हम लोगों ने एक कंपनी स्टार्ट करी जिसमें हम लोग अभी काम करते हैं। तो उसको संभालते हुए कॉलेज टाइम से ही हम लोग स्कूल से ही एफआई से आर्ट, डांस, एक्टिंग और इन सब के प्रति मैं हमेशा आगे रही। जब भी हमारे कुछ इवेंट्स होते थे, जब भी कोई भी बाहर स्टेज शोज भी होते थे, तो उन सब में मेरा पार्टिसिपेशन हमेशा से रहता था। बिकॉज ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मुझे बहुत पैशनेट फील
फील करवाती थी कि देयर इज समथिंग इन माय लाइफ जो एक स्पार्क हमेशा रखती है, और आई थिंक कि ऐसी चीज़ सबकी लाइफ में होनी चाहिए। सो कॉलेज टाइम में आई गॉट द अपॉर्चुनिटी कि मुझे जी स्टूडियोज़ के साथ काम करने का मौका मिला। सो सबसे पहले मैंने जी स्टूडियोज़ में अपना ऑडिशन दिया था। कॉलेज में मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि वहाँ पे ऑडिशन हो रहे हैं, सो मैंने वहाँ ऑडिशन दिया। सो वहाँ पे मैं थैंक यू करना चाहूँगी चित्रा मैम को, जो हमारी कास्टिंग डायरेक्टर थी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, बहुत सपोर्ट किया, और हर एक स्टेप, क्योंकि तब मेरे लिए ये चीज़ बहुत नया था। मतलब एक ऑडिशन देना एक नॉर्मल चीज़ है, ठीक है आपने ऑडिशन दिया, बट उस लेवल पे ऑडिशन देना जो किरदार आपसे डिमांड कर रहा है, वो चीज़ निभाना एक कास्टिंग डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे उस कैरेक्टर में से लेकर आते हैं, और वो चीज़ उनको दिखती है कि ये निभा सकता है, तो हमें उनमें से कैसे ये चीज़ निभानी चाहिए। तो उन्होंने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया। सो आई वुड लाइक टू थैंक हर एंड हर टीम। जी स्टूडियोज़ में फिर मुझे मौका मिला, उसमें काफ़ी सारे शोज़ थे जिसमें मैंने एक्टिंग करी है। जी स्टूडियोज़ के एक रियलिटी शो में मेरा एक खुद का एक एपिसोड लॉन्च हुआ था यूट्यूब पे भी, और उनके टीवी शोज़ पे भी, जिंग टीवी पे भी। एंड उसके बाद बहुत सारे ऐसे ऑडिशंस हुए जिससे मुझे ये चीज़ और ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगी। मतलब एक हम चीज़ बोलते हैं कि आप जो चीज़ पूरे मन से चाहते हो, यूनिवर्स ऑटोमेटिकली उस चीज़ को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, आपकी तरफ लेकर आती है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती है। सो इसी तरीके से मुझे जी में पहला मौका मिला। उसके बाद जी के साथ मैंने काफ़ी काम किया। उससे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो एक छोटी सी टेलीफिल्म की थी हम लोगों ने कॉलेज में ही, कॉलेज के साथ में लोगों के साथ। वो भी एक स्टोरी थी जिसमें एक स्टूडेंट्स के ऊपर जो स्टोरी थी, जो स्टूडेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं उनको दिखाने के लिए स्टोरी थी। उसके बाद कोविड आ गया तो थोड़ी चीज़ें नॉर्मल हो गई वापस, क्योंकि सब चीज़ आगे बढ़ गई थी। उसके बाद जब से धीरे धीरे, क्योंकि मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही थी, सो एक दिन मेरी सिस्टर ने मुझसे एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें एक ऑथर नितिन शर्मा करके एक इंसान का स्क्रीनशॉट था इंस्टाग्राम का। मुझे नहीं पता था वो कौन है, तो वो स्क्रीनशॉट शेयर किया कि ही इज़ लुकिंग फॉर अ लीड एक्टर एक्ट्रेस, जिनको अपने एक सॉन्ग लेकर आ रहे हैं, उसमें उनको लीड एक्ट्रेस चाहिए। क्योंकि मैं ये देख भी रही थी और मेरी फैमिली ने क्योंकि हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए, तो उसी सपोर्ट के चलते हुए उन्होंने मुझसे शेयर किया। मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि तुम्हें देखना चाहिए, तुम जाके बात करो, मिलो, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो यू शुड डू इट। सो आई रिमेंबर दैट डे कि वो मेरे पास स्क्रीनशॉट आया और आउट ऑफ द ब्लू, मतलब ऐसा नहीं था कि ऐसा कुछ देख रहे थे उस समय, ऐसा कुछ अचानक से आया। इंस्टाग्राम पे हम लोगों ने बात करी कि हम लोगों ने सोचा कि एक बार मिल के देखते हैं। तो हम लोग एक कैफे में मिले। जब हमारी पहली बार बात हुई, मैं मिलने गई तो मैं देख रही थी, क्योंकि एक आपके पास एक इमेज होती है कि अगर इस इंडस्ट्री का कोई इंसान है तो वो शो बिजनेस भी कहते हैं, तो वो एक उसी तरह का एक इंसान होगा जो फुल एटीट्यूड में आपके साथ मिलने के लिए बैठा होगा। तो मैं बहुत नर्वस थी कि मैं कैसे मिलूँगी, इस तरह से मैं लोगों से ऐसे मिली भी नहीं, हमेशा एक फैमिली टाइप रहा है सबसे। तो मैं गई, मैं बहुत ढूंढी उस कैफे में कि वो कौन है मुझे कुछ समझ नहीं आया। तब मैंने कॉल किया नितिन को और लाइक ही वाज सिटिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी। तो मेरे को बिलीव नहीं हुआ कि मतलब इतना सिंपल सा इंसान इस चीज़ के लिए बैठा है और ये सब देख रहा है, कर रहा है। सो वो चीज़ और अट्रैक्ट करी कि ऐसा क्या है, मतलब कोई शो नहीं है, कोई शो ऑफ नहीं है, कोई एटीट्यूड नहीं है। मैं मिली, नितिन ने अपने बारे में सबसे पहले बताया, सारी चीज़ें बताई। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि जब हम किसी चीज़ को बहुत सोचते हैं, समझते हैं, तो पूरी यूनिवर्स उसको आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो वो जो सोच थी मेरी, और जब नितिन से मैंने बात की तो वो सोच मुझे एक ऐसे दिखी कि हाँ यही सोच है जो मैं ढूंढ रही हूँ, कि यही वो सोच है जिस इंसान के साथ मैं काम कर सकती हूँ। और ऐसे भी लोग होते हैं जो इतने सिंपल होते हैं। तो नितिन बहुत ही सिंपल इंसान है, और बहुत ही जब मैं मिली ना कि इतना डेडिकेटेड इंसान अपने काम के लिए, बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि आजकल सबको इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे कुछ डालना है और फेमस होना है,
बट वो चीज़ मैंने नितिन में नहीं लिखी थी कि ही इज़ नॉट लुकिंग कि थोड़ा सा डालते हैं, टाइम बिंग फेमस होते हैं और फिर वापस पता नहीं क्यों। नितिन का एक विजन था अपने काम के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। नितिन को पता था कि आगे आगे मुझे क्या करना है। सो वो उस चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया कि हाँ, जो चीज़ शायद मैं मेरे में देखती हूँ, मुझे उसी तरह का एक इंसान दिखा कि जो मैच कर सकता है, हमारी थॉट प्रोसेस हमारा मैच हो सकता है, हमारा विजन मैच हो सकता है और काम करके हम कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंस्पायर भी करेंगे उस चीज़ के लिए। तो जब उसने हमने की फर्स्ट सॉन्ग खत से पहले देखा यानी क्रिएट वर्जन किया था, सो उसके लिए नितिन ने मुझे बताया और मुझे लगा कि अगर ये सोच है, ये विजन है, तो डेफिनेटली ये काम करके हमें देखना चाहिए। एक बार हमें काम साथ में करके देखना चाहिए। हो सकता है कि फर्स्ट मीटिंग में जो चीज़ महसूस हो रही है, जो काम के प्रति हमें एक डेडिकेशन दिख रहा है, एक प्योरिटी दिख रही है, वो आगे काम करने पे रियलिटी में प्रैक्टिकली चेंज भी हो सकती है और हो सकता है कि वो सेम चीज़ रहे और आगे भी बढ़े। तो उस चीज़ के लिए हम दोनों ने कहीं ना कहीं सोचा कि एक बार शुरू करके देखना चाहिए, उसके आगे हम देखेंगे कि कहाँ लेके जाता है ये सफ़र अब। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि हाँ, नितिन के साथ काम करना बनता है। थैंक यू। गोविंद जी, स्क्रीन पे देख के आली चला सकते हैं हम, क्योंकि बात अभी उसी की चल रही थी। बैकग्राउंड या प्लीज, थैंक यू। एक क्वेश्चन तुमसे है, ऑनेस्टली जवाब दो। खत गाना जो लिखा, उसके पीछे तुम्हारी क्या मंशा थी या क्या बैकग्राउंड था? इसको क्यों लिखा? सर, आई प्राउड ऑफ सवालों के जवाब में मुझे भी फंसा दिया गया है और मुझे एक ऐसा सवाल दे दिया गया है जिसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है। But yes, I would like to explain to you. So thank you for asking me this question and giving me this opportunity. खत का ऑडियो जब आप सुनेंगे, जो शायद अभी तक आपने नहीं सुना, बहुत ही कम लोगों ने सुना है। जब जिसने सुना उसका ये कहना था कि वो आधे घंटे के लिए अपने फ्लैशबैक में जा चुका था। वो शायद हमारे बीच में लोग मौजूद नहीं है, जैसा उन्होंने बताया मुझे। खत सर, जब मैं लिख रहा था तो मैंने सिर्फ यही सोचा था कि जब हम सच्ची शिद्दत से किसी को चाहते हैं, इश्क करते हैं, रूहानी इश्क जिसे कहते हैं, तो हम खत लिखते हैं। हर इंसान खत लिखता है, आज के ज़माने में भी खत लिखे जाते हैं। और खत अगर कोई लिखता है तो मैं कहता हूँ कि वही इंसान किसी इंसान से शिद्दत से वाला प्यार करता है, क्योंकि वो उसके लिए टाइम निकालता है। और अगर आप किसी को टाइम देते हैं ना, अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, आप किसी को वक्त देते हैं, इससे कीमती तोहफा पूरे जिंदगी और ब्रह्मांड में किसी कुछ हो ही नहीं सकता। If you're giving time to someone, that is the most precious thing on this planet. तो मैं जब उस गाने को लिख रहा था तो मुझे एक चैलेंज था कि मैं एक ऐसा गाना लिखना चाहता था कि वो कहानी हो, खत के अंदर ही दो खतों की कहानी हो। पहली कहानी कि जो खत मैंने तुझे भेजे वो क्यों भेजे, और जो खत मुझे पता है कि मैं तुझे भेजता फिर भी तू नहीं समझती, तो मैंने वो कुछ खत अपने पास ही अपनी ड्रॉर में डाल दिया। मुझसे बेहतर अगर नितिन दे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा सही होगा, क्योंकि मैंने जो भी किया जो देखने वाले हैं वो ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि किसी भी अदाकार या अदाकारा ने कैसा किया है। सो ये नितिन आई थिंक इसका जवाब देंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसका जवाब मैं देता हूँ कि इससे बेहतर कोई कर ही नहीं। पहले जवाब आ गया, लॉक कर दिया सर। सर ने बोल दिया कि इससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता, और सर का इमेजिनेशन है तो बिल्कुल सही बात है। मैं ये बता सकता हूँ कि क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने ये बता दिया कि नहीं हो सकता था ना, हमारा टेल में प्रोजेक्ट उन्होंने कि क्यों नहीं हो सकता। क्लाइमेक्स था कहानी, फिल्माना था, पूरी कहानी हो चुकी थी। सुगन्यवास पैलेस में वो क्लाइमेक्स फिल्माना था, रूम नंबर 400 जिसको खाली कराया गया तुरंत। जीएम सर नहीं आए, उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। जीएम सर ने बहुत कोऑपरेट किया, थैंक यू फॉर बीइंग लाइक जो प्रिविलेज सुगन्यवास पैलेस से मिला है, मैं अल्फाजों से बयान नहीं कर पाऊँगा। और 10 नहीं, मुझे लगता है हम बहुत सारे ऑफिशियल म्यूजिक वीडियोस उसी प्रांगण से निकालेंगे।
लास्ट क्लाइमैक्स था और सीन में जाना था। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब कोई इंसान सीन में जाता है ना तो ये बहुत पेचीदा विषय होता है। मैंने ऋतिका ये शॉट है, ये फिल्माना है। मोशन में जाने के लिए हमें कुछ गानों का यूज़ करना पड़ा और हमने कुछ गाने चलाए जिसकी वजह से ऋतिका को उस फ्रेम में जाना था। ऋतिका को मैंने वो सीन करके बताया कई बार, ऋतिका ये मुझे चाहिए, ये ही निकालना है और मुझे लगता है कि तुम निकाल सकते हो। उससे एक दिन पहले मैंने मैसेज भी किया था और मैंने कहा था ऋतिका तुम से मैं ये उम्मीद करता हूँ, ये सीन है ऐसे निकालना है और मुझे लगता है कि तुम ये 100% कर पाओ। तो ऋतिका ने मुझसे कहा ज़्यादा उम्मीद मत लगाओ जितना कर रही हूँ बहुत है, काफ़ी है, उम्मीद लगाओगे तो वो हो नहीं पाएगा। तो मैंने कहा तुम कर सकते, आई बिलीव। हम लोग सेट पे थे, सीन रेडी होता है, बताते हुए बड़ा फक्र हो रहा है कि कोई इंसान क्या इतना भी डूब सकता है किसी शॉट के अंदर कि आपको ये परवाह नहीं है कि आपका घुटना इंजर हो सकता है। 15 टेक्स लिए थे उस शॉट के एंड वो शॉट कुछ ऐसा है कि आपको झटके से जमीन पे गिरना है जिसमें आपका घुटने की इंजरी हो सकती है फॉर लाइफ। हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है खत को बनाने में। 3 बार मैं मरते मरते बचा हूँ। I'm sorry बाबा, I'm really very sorry। और एक नहीं 15 बार इस लड़की ने वो हिम्मत दिखाई है कि इसका घुटना इंजर हो सकता है। शॉट के खत्म होने के बाद मैंने इससे कहा कि अगर तुम्हारे घुटने में इंजरी आ जाती तो अंकल आंटी मुझे खाई लेकिन इसने कहा कि नितिन शॉट पे जाने के लिए बहुत जरूरी था एंड आई वाज डिटरमाइंड कि मैं कर पाऊंगी, कर लूंगी और इंजरी भी नहीं होगी। मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि नी पूरी लाइफ टाइम के लिए इंजर हो सकता था। खत बनाने के दौरान हम उन पेचीदा हालातों से गुजरे हैं जब हम दोनों ने अपने आप को संपूर्ण झोंक दिया अपनी टीम के साथ, क्योंकि हम सबको पता था कि जब ये कहानी दुनिया के सामने आएगी तो इसे बेशुमार दिया। थैंक यू ऋतिका फॉर बीइंग अ लेजेंड। और सही सलामत है सर आपके समक्ष बैठे हुए हैं। आगे भी हमें पता है कि इस काम को कैसे करना है। हम लोग प्रिपेयर थे कि ये कहीं ना कहीं हम संभाल लेंगे क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से हमें करना है। लोकेश, मनीष, आप तैयार हैं? ऋतिका से अगला सवाल, क्या कुछ ऐसी दिक्कतों के बारे में बताना चाहोगे तुम जो तुम्हें लगता है सबके साथ साझा करना चाहोगे, जो तुमने फेस करी जो मुझे भी नहीं पता अभी तक? नहीं, मुझे बहुत सी चीजें नहीं पता क्योंकि बहुत सी चीजें तुम्हें भी नहीं पता कि मुझे क्या दिक्कतें हैं जो शायद मैं नहीं बता सकता, बट ठीक है, इट वॉज अ प्रोजेक्ट विच वी हैड टू कंप्लीट एज अ टीम। तो कुछ ऐसी दिक्कतें ऋतिका आपको बताएंगी जो उन्होंने फेस करी जो अभी भी मुझे तक नहीं पता। सो मैं शुरू करना चाहूँगी, जब हम लोग फर्स्ट डे शूट के लिए हम लोग फोर्ट पे गए थे। सो काफ़ी, क्योंकि हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तब थोड़ा सा मौसम सही था, वेदर ठीक था, थोड़ा इतनी गर्मी नहीं थी, लेकिन हमने फोर्ट पे 2-3 बार जाके शूट करे हैं और उस रास्ते में जाना सबसे पहले बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि वहाँ पे स्लिप होने का बहुत डर रहता है। सो वो हम पूरी टीम के लिए बहुत चैलेंजिंग था। जब हमने इसको फरवरी के बाद शूट किया, अप्रैल में जब हमने शूट किया तब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी और स्पेशली क्योंकि हमें सनलाइट में शूट करना जरूरी था। हम सुबह 5 बजे निकलते थे शूट के लिए और वहाँ हम सोचते थे कि जितना जल्दी सनराइज होते थे हम पहुँच जाए उतना बेटर है। हम लोग गणेश जी के दर्शन करके उनसे आशीर्वाद लेके हम लोग जाते थे फोर्ट पे शूट करने के लिए। वहाँ पे एक्चुअली मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हुई बिकॉज मेरा कुछ सालों पहले एक बड़ा मेजर एक्सीडेंट हुआ है जिसमें मेरी नेजल बोन फ्रैक्चर हुई थी। सो उसके फ्रैक्चर होने के बाद से जब इतनी ज़्यादा गर्मी और इतना एक्सर्शन होता है तब मेरे सर की नस बहुत तेज दुखती है, मतलब इतनी दुखती है कि मुझे तो फील होता है कि वो फट जाएगी, अब उस लेवल पे आ चुकी है। सो वो बहुत पेन होता है, मतलब मैं आपको अभी शायद नॉर्मली जितना बोल रही हूँ उससे कई गुना ज़्यादा हमें पेन, मुझे बहुत पेन हो रहा था वहाँ पे। बिल्कुल हमने स्कार्फ वगैरह सब कुछ कोशिश करी थी, पानी की बॉटल, सब लोग हम लोग जितना भी सामान था हम सब अपना अपना सामान उठा के ऊपर गए थे। सब ने मेरा सामान उठाने में भी मुझे बहुत सपोर्ट किया कि मुझे कोई दिक्कत नहीं आए। पानी की कैंपर, फूड, स्नैक्स सब कुछ हम लोग लेके गए थे। लेकिन जब रास्ते में चलना था और इतनी गर्मी होती थी तो वो मेरे एक्सीडेंट की वजह से मुझे बहुत पेन होता था, नेजल बोन यहाँ पे मुझे बहुत पेन होता था जिससे मुझे सर में वो नस जो होती थी वो
बहुत तेज खिसकी थी। तो चढ़ते टाइम हम लोग बार बार पानी का यूज़ करते थे कि मैं अपने सर पे पानी डालूं, जिससे वो गर्मी का इफेक्ट थोड़ा कम रहे। और वो ये हम लोग पूरे टाइम करते रहते थे कि एक पानी की बोतल हमेशा रहती थी कि उसको ठंडा पानी की बोतल कपड़े में लपेट के ये रखें। क्या स्टाइल है, क्या स्टाइल है यार, ये पानी किधर से जा रहा है? नहीं यार, बस तुम शांत रहो। अब मुझे सर शांत करने की बहुत ज़रूरत है। तो उस चीज़ में, लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि पूरी टीम ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इस चीज़ में, बहुत ध्यान भी रखा जब मैंने बताया था नितिन को, लेकिन थोड़ा थोड़ा नितिन कभी पर भूल जाता है। तो लेकिन ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा, और मेरे को क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से ये प्रॉब्लम है, लेकिन पूरी टीम को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि इतनी गर्मी में इट्स नॉट ईजी कि आप इतनी किलोमीटर्स की आप चढ़ाई करो, जो कि रास्ता बिल्कुल पथरीला रास्ता है। हम लोग सभी काफ़ी गिरते गिरते भी बचे हैं, स्लिप होने वाले थे, सब बचे हैं। और सामान हमारे पास क्योंकि बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हमारा पूरा अटायर हमें लेके जाना था। सेकेंड, ये बहुत सोचने की बात थी क्योंकि जो फोर्ट है वो पूरी खंडर जगह है, वहाँ पे ना कुछ खाने पीने का कुछ साधन है, वहाँ पे वॉशरूम्स नहीं है, वहाँ पे चेंजिंग के लिए ऐसा एरिया नहीं है। क्योंकि एज अ फीमेल मुझे ये सब चीज़ें जाननी थी कि हम जा तो रहे हैं, हम अलग अलग शॉट्स लेंगे, हमें चेंज भी करना होगा, तो वो सब चीज़ें हम करेंगे कैसे वहाँ, क्योंकि ये हमें बहुत इम्पोर्टेंट थी हमारे लिए ये चीज़ कि हम लोग सबका इस चीज़ का बहुत ध्यान देते हैं कि ठीक है, हम पानी स्नैक्स हम अपनी तरफ से ले जा रहे थे, लेकिन उसके अलावा वॉशरूम्स हो गए, चेंजिंग एरिया हो गया, ये हमें कैसे मिलेगा, क्योंकि फोर्ट हमारे लिए भी बहुत लोग भी वहाँ पे थे और दूसरे लोग भी फोर्ट घूमने जो आए थे वो लोग भी थे, तो हमें उन सब चीज़ों का ध्यान रखना था। तो हम अपने साथ, फिर हमने ये चीज़ पहले सोची और हम अपने साथ एक टेंट लेके गए जिसमें हम लोगों ने चेंज किया, सारे शॉर्ट्स भी लगाए। लेकिन फर्स्ट डे हमारे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि हम सब ऊपर पहुंच गए थे सारा सामान लेके। ऊपर पहुंचने के बाद हम पहुंचने से पहले गलत रास्ते पे भी चले गए थे, फिर हमको पता चला कुछ लोगों से जो आ रहे थे नीचे कि ये रास्ता नहीं है, तो हमने दूसरा रास्ता लिया और हम वापस ऊपर गए। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद हमें पता चला कि टेंट जो है वो हम नीचे ही भूल गए। सिर्फ टेंट ऐसी चीज़ थी जो हम नीचे भूल गए थे, हम सब चीज़ें ऊपर लेके पहुँच चुके थे, हम सब लोग ऊपर थे, इवन हमारे जो ड्राइवर भैया थे वो भी हमारे साथ हमारा सपोर्ट करके हेल्प करके आए। जब हम वहाँ ऊपर पहुँचते तो मैंने कहा रितिका यार टैंक तो नीचे रह गया। That was a moment. रितिका अपन सब आ गए, ठीक है, सारा सामान हो गया, ओके चेक कर लेना, चलो चेंज बट टैंक चेंज किया तो गया। फिर लोकेश को मैंने बोला था, लोकेश दैट क्वेश्चन इज गोना कम टू यू कि क्या फील आपने किया था उस टाइम, या प्लीज रितिका बैठो। मैं लोकेश की इस चीज़ के लिए तारीफ करना चाहूँगी कि हम लोगों को जब हम टेंट भूल गए थे तब हमारे लिए बहुत, अब सबसे बड़े सवाल था कि अब कौन जाएगा लेने, क्योंकि हम बड़ी मुश्किल से तो ऊपर पहुँचे सब जने, इतने थके हारे हम सब थे, हम सब हाँफ रहे थे, पानी पीना था, कुछ समझ नहीं आ रहा था अब करेंगे क्या। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन कि नीचे कौन जाएगा। तो जब ये बात हुई नितिन ने लोकेश को बोला, लोकेश 2 मिनट में रेडी हो गया कि ठीक है भैया मैं ले आता हूँ। सो हम सब शॉक में थे कि इतनी मेहनत करके इतने थकान में हैं हम लोग अभी, और लोकेश ये इतना जल्दी कैसे तैयार हो गया कि नीचे जाके वापस ये ऊपर लेकर भी आ जाएगा। लेकिन आई वुड लाइक टू थैंक लोकेश, जिसकी वजह से हमारा शूट आगे बहुत अच्छे से हुआ, क्योंकि चेंज करना शूट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर हम अलग अलग अटायर नहीं पहनेंगे तो हमारा शूट ही नहीं हो पाता उस दिन। तो लोकेश बहुत ही फुर्ती से गया और फटाफट वो टेंट लेके वापस आ गया। मतलब इतना जल्दी तो शायद हम लोगों ने स्टार्टिंग में कवर नहीं किया था, जितना जल्दी लोकेश जाके टेंट भी लेकर आ गया। सो थैंक यू लोकेश फॉर दैट। और उसके बाद हमने बहुत सारे शूट फोर्ट में किए। हम लोग हर बार प्रिपेयर थे, लेकिन कभी ना कभी होता है कि कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, और जब वेदर आपका सपोर्ट नहीं करता तो बहुत मुश्किल होता है। हम लोग एज अ फैमिली सब जने, यहाँ पर कुछ लोग नहीं हैं, मॉन्टी नहीं है, नाजिया नहीं है, हम लोग सब बैठ के साथ में बैठ के वहीं पे फोर्ट में चीज़ें बिछा के वहीं पे खाना खाते थे सब साथ में, जिससे हमारे पास कुछ वीडियोस हैं जब आपको दिखाएंगे, सब साथ में खाना खाते थे, फिर हम अपना शूट करते थे, ये सारी चीज़ें करते थे।
ये सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हमें सबको फेस करनी पड़ी है। सो मेन सबका डायरेक्शन एक ही था कि जो हम खत ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं, वो चाहे हमें कितनी भी परेशानियों से गुजरना पड़े, लेकिन वो चीज़ हम सबके सामने रख पाए। एंड आई थिंक कि हमने वो किया है। एंड आई विश कि आप सब लोग जब वो चीज़ देखेंगे तब आप लोग समझेंगे और आप भी उन सब उसका सेम ही रिव्यू देने वाले हैं। थैंक यू। मनीष, मेरा आपसे एक सवाल है। मनीष आप सामने आ जाए। मनीष, मेरा एक सवाल है आपसे। एज ए डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, किसी गाने या फिल्म के निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, राइट? एच कैसे? क्योंकि वो डायरेक्टर के इमेजिनेशन को फ्लोर पर लेकर के आता है, उस चीज़ को उसी तरह से समझना और फिर से उसे कैनवास पर उतारना, आई थिंक सबसे डिफिकल्ट काम होता है। तो जब मैंने आपसे कहा कि मनीष हमें इस बार कुछ बड़ा करना है और एक कहानी पर काम करना है, वन स्टोरी फॉर लाइफ, तो क्या आप तैयार थे उस चीज़ के लिए? आपको ये बताना है? नहीं, चेयर तो नहीं मिलेगी आपको, या फिर कुछ ऐसी तकलीफें भी थी जिनसे कम संसाधनों की वजह से आपको लड़ना था? प्लीज आगे चेयर। थैंक यू भैया। पहली बात तो ये कि जब आपने मुझे सुनाई कद के बारे में, मुझे खुद को पता था। सेकेंड बात ये कि मेरे को प्रॉब्लम थी जो सबसे बड़ी, वो थी कैमरा से। कैमरा नहीं था मेरे पास, सिंगल कैमरा सिंगल है और उसमें दिक्कत आती है शूट के अंदर। फिर भी मैं पूरी कोशिश करता था मेरी कि जो कैमरा है मेरे उससे पूरा अच्छा और बेहतर रिजल्ट निकालता हूँ। और उसके बाद ये कहा कि हर बार यही प्रॉब्लम आती है, वो चीज़ सिर्फ प्लान से ही निकल गया, होता है कि वाइड एंगल लेना है, वाइड अगर इसलिए पॉसिबल नहीं है, फिर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वाइड शॉट निकालूँ। और उसके बाद फिर बाकी तो सोचा नहीं कि क्या करना है क्या नहीं, बस लगे रहोगा। मनीष, बैठे आप। एक गिम्बल, एक कैमरा, एक ड्रोन, खत, विश्व से। दोबारा से मैं दोहराता हूँ। एक गिम्बल, एक कैमरा, एक ड्रोन, खत, विश्व से। क्या कहना चाहते हैं? देखो, पहले तो मेरा ये मानना है कि अगर इंसान के अंदर उसके अंदर कुछ चीज़ें होती है काम करने की, वो उस चीज़ को पूरी तरह से सोचता है, समझता है, तो उससे पहली बात तो किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। इंसान के काम करने के लिए एक चीज़ जरूरत होता है। स्टार्टिंग जो किसी की होती है वो एक चीज़ होती है, अन्य चीज़ों से नहीं होती। और मेरा ये कहना है कि लोगों के पास मैं अगर गया इस चीज़ को लेके मुझे हेल्प चाहिए तो किसी ने मना करते हो, पहली बात मेरे पास हमारे पास इतना रिस्पॉन्स नहीं था कि मुझे हमें पैसे दे पाए। सेकेंड बात ये लोगों ने मना कर दिया। फिर मैं नितिन भाई से बात करा, नितिन भाई को बताया मैंने नितिन ये प्रॉब्लम है। देन उसके बाद क्या हुआ, नितिन मैंने बोला चलो कोई ना, जितना हो सके उतना अपन कर पाएंगे। तो उसके बाद हमने ना तो किसी से हेल्प मांगी दोबारा, क्योंकि जो देने वाला होता है वो एक बार बोलने पर दे देता है, दोबारा बोलने पर दे देता है, हम किसी बार दोबारा करेंगे। तो फिर जाकर किसी से बात करते हैं, हमने एक ही बात सोचा कि बस अब काम करना है, ना किसी से हेल्प लेनी ना कुछ और जो होगा वो सिर्फ ऊपर वाले के साथ है, तो उससे बहुत कुछ हो जाएगा। इनसे मेरी कोई ज़्यादा पुरानी मुलाकात है नहीं, और होटेलियर काफ़ी लोग आते हैं मिलने के लिए, IFs के लिए, लेकिन ऑल सडन नितिन से मिलना हुआ 10 मिनट के अंदर हमारा डिसीजन हो गया कि आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत अच्छी ट्यूनिंग रही दोनों, नितिन की और मेरी, और नितिन की एनर्जी देखने लायक है। और आज जो इनका टीजर मैंने यहाँ पे देखा है, उससे मुझे बिल्कुल लग रहा है कि उस दिन हमारा जो डिसीजन था और जो क्विक डिसीजन था बिल्कुल सही था। अभी आपने इसमें एक साइकिल वाला शॉट देखा होगा इन दोनों का, रितिका और नितिन का। पर्टिकुलरली वो शॉट मैंने वहाँ पे देखा था, ये होटल के जस्ट बाहर इन्होंने लिया, और इनका डेडिकेशन बहुत हाई लेवल का है। मैं उस शूट को शायद 10-15 मिनट ही देख पाया, और ये बार बार मेहनत कर रहे थे। मैं खड़ा था, फिर मैं चला गया कि मैं लगता है कि ये काफ़ी टाइम लगेगा इस पर्टिकुलर एक शूट के अंदर, और उसमें भगना था। स्पेशली मनीष पीछे कैमरा लेके खुद फिजिकली दौड़ रहे हैं उनके पीछे। शुरू में 2-3 बार वो सिर्फ पैदल दौड़ रहे हैं और ये दोनों साइकिल पर चल रहे हैं। फिर इनको ट्रिक आई, मनीष को पीछे बाइक पे उल्टा करके बिठाया
बहुत फनी था, बहुत मज़ेदार भी था और इनकी एनर्जी देखने लायक थी और वो आज रिजल्ट हमने यहाँ पे देखा। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेहनत पसंद आई। Thank you all for joining us in this screening session of the most inspiring love story of the year 2024.